Hello students, audio is clear? Audio is clear? Okay, video clear है? Video is clear? Okay, तो both are clear, ठीक है? थोड़ा सा लैगिंग होगा, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो बीच बीच में लैगिंग होते रहेगा, ठीक है? वो सॉल्व होते भी जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस, एल्कली मेटल्स पढ़ रहे थे, हम लोग ग्रुप नंबर 2 पढ़ रहे थे, और ग्रुप नंबर 2 में हमने रिएक्शंस पढ़ा था, हमने रिएक्शंस पढ़े थे। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ा था हमने? सबसे पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ा था हमने? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सही है। दूसरा वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, फिर हमने पढ़ा होगा रिएक्शन विथ वाटर, फिर पढ़ा होगा हमने रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है? ये हो गया था। और कौन सा बाकी था? और कोई बाकी है रिएक्शन में? रिएक्शन विथ हैलोजन एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ओके, रिएक्शन विथ हैलोजन एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के हमने रिएक्शंस यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन वाला हुआ था ना, हाइड्रोलिस वाला। हाइड्रोजन में मैंने हाइड्रोलिस वाला एग्जांपल दिया था कि कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है उसको हम लोग हाइड्रोलिस बोलते हैं, सही है? ओके, ठीक है? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। अभी जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया का मतलब होता है NH3, अमोनिया का मतलब होता है NH3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका रिएक्शन हम करेंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? अमोनिया के साथ, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अमोनिया में दिस इज नाइट्रोजन attached to hydrogen, attached to hydrogen, attached to hydrogen and this is chlorine। अब इसमें मुझे बताओ, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, that nitrogen is electron rich or electron deficient, so this nitrogen must be electron rich। तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो रहेंगे these are electron deficient, सही है? तो अमोनिया के नाइट्रोजन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, और अमोनिया का जो हाइड्रोजन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बोला है मेरे पास Mg है, Mg, ठीक है? और Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 282, ठीक है? और इस Mg में हम देखेंगे तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वैलेंस शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूज करेगा, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा Mg+2, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 28। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल 3 थे, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल जो है वो 2 है। जब ये Mg से Mg+2 बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो हमको यहाँ पे कौन कौन मिलेगा? हमको यहाँ पे मिलेंगे Mg+2, और साथ में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब इनको मैं अलग अलग लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने Mg+2 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ करता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है? इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो अमोनिया है उस अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये अमोनिया है, दिस इज अमोनिया, ठीक है? अमोनिया, सो दीज आर हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया, ठीक है? जस्ट लेट आ रहे हैं, ठीक है? So these are hydrogens of ammonia and this is the nitrogen of ammonia, बीच वाला,
तो यहाँ पे जो Mg+2 है, इस Mg+2 को हम अमोनिया के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो ये अमोनिया के साथ हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा? समझे मेरा क्वेश्चन? ये Mg+2 इसको हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्वेंट अमोनिया का है, और अमोनिया के सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद ये अमोनिया के साथ अमोनिया इस Mg+2 के साथ किसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा? ये हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा? किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू। मैंने आपको पूछा ऐसा क्यों, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और Mg+2 इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट। दैट्स ऑल। ओके, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन नाउ। आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। ओके, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। अभी आपको बताना है ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब इस अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जब सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन के थ्रू बनाएगा या नाइट्रोजन के थ्रू बनाएगा? किसके थ्रू बनाएगा? हाइड्रोजन के थ्रू। किसके थ्रू बनाएगा? ये हाइड्रोजन के थ्रू बनाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज वन अमोनिया, ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, और इस प्रकार से यहाँ पे जो अमोनिया रहेगा वो अराउंड घूमते रहेगा। ठीक है, अब इस Mg+2 के साथ कितने अमोनिया रहेंगे ये डिपेंड करता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और इनके पास ऐसा स्पेसिफिक फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है। तो मान लेता हो कि इस Mg+2 के साथ जो अमोनिया है उसमें अमोनिया का क्वांटिटी है x मोल ऑफ अमोनिया। तो x मोल्स ऑफ अमोनिया इस Mg+2 के साथ अटैच रहेंगे और वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच रहेंगे। किसके थ्रू अटैच रहेंगे? नाइट्रोजन के थ्रू। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो अमोनिया रहेगा वो हाइड्रोजन के थ्रू अटैच रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें कितने अमोनिया रहेंगे, तो इसमें मैं बोलता हूँ A मोल्स ऑफ अमोनिया है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ A मोल्स ऑफ अमोनिया है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ B मोल्स ऑफ अमोनिया है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जब इस Mg को हम लोग यूज करेंगे, देखो Mg को हमने यूज किया, Mg को अमोनिया में डाला तो ये Mg+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना। Mg को जब हमने अमोनिया में डाला तो ये Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स बने। तो हमने टोटल कितने अमोनिया यूज किए? तो क्या होगा जब हम Mg को यूज करेंगे और Mg का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल रहा है Mg इन ब्रैकेट NH3, साथ में हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन इन ब्रैकेट NH3। तो अब मुझे बताओ हमने कितने अमोनिया इस Mg के पास है? कितने अमोनिया Mg के पास है? x मोल। कितने मोल्स? x मोल। सो x मोल ऑफ अमोनिया इसके पास है। आप मुझे बताओ हमने कितने मोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पे यूज करना होगा? देखो कुछ अमोनिया ने Mg+2 के साथ बॉन्ड बनाया, कुछ अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन 1 के साथ बॉन्ड बनाया और कुछ अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन 2 के साथ बॉन्ड बनाया। तो टोटल कितना अमोनिया हमको यूज करना होगा? टोटल कितना अमोनिया हमको यूज करना होगा? देखो यहाँ पे x है, कुछ अमोनिया ने Mg+2 के साथ बॉन्ड बनाया, कुछ अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन +1 के साथ बॉन्ड बनाया, कुछ अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन 2 के साथ बॉन्ड बनाया। Mg+2 के साथ x अमोनिया ने बॉन्ड बनाया। सपोज मैंने बोला यहाँ पे हमने 10 अमोनिया यूज किया, यहाँ पे हमने 8 अमोनिया यूज किया सपोज, और यहाँ पे भी हमने 8 अमोनिया यूज किया।
इसका मतलब हमने टोटल कितना अमोनिया यूज किया। इसके साथ 10 अमोनिया है, इसके साथ 8 अमोनिया है और इसके साथ 8 अमोनिया है। तो आप मुझे बताओ टोटल कितना अमोनिया यूज किया। कितना अमोनिया यूज किया तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 26। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये 26 समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या करेंगे? अब मैंने यहां पे बोला है मेरे पास x मोल है, यहां पे मेरे पास a मोल है और यहां पे मेरे पास b मोल है। तो आप मुझे बताओ टोटल कितना अमोनिया यूज किया। यहाँ पे हमने x मोल यूज किया, यहाँ पे हमने a मोल यूज किया, यहाँ पे हमने b मोल यूज किया। सो टोटल अमोनिया कितना यूज किया हमने? टोटल अमोनिया x प्लस a प्लस b। टोटल अमोनिया कितना यूज किया? x प्लस a प्लस b। सही या गलत? सही या गलत? ये समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने बोला यहाँ पे a प्लस b इक्वल्स टू y। मैंने बोला है a प्लस b इक्वल्स टू y। तो अब मुझे बताओ मैंने कितना अमोनिया यूज किया। a प्लस b इक्वल्स टू y। तो आप मुझे बताओ हमने कितना अमोनिया यूज किया। तो यहाँ पे x प्लस y मोल्स ऑफ अमोनिया यूज किया। अब मुझे बताओ Mg के साथ कितना मोल्स ऑफ अमोनिया है? x मोल। और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना अमोनिया है? y मोल। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से। यहाँ पे हमने a और b इनको प्लस किया तो y मिला, ठीक है। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कितने अमोनिया रहेंगे? इसके पास a मोल, इसके पास b मोल। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास a प्लस b मोल ऑफ अमोनिया रहेगा और a प्लस b का मतलब होता है y मोल। इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास y मोल अमोनिया रहेगा और Mg+2 के पास x मोल ऑफ अमोनिया रहेगा। इसका मतलब टोटल अमोनिया जो हमने यूज किया वो है x+y। टोटल अमोनिया जो हमने यूज किया ये रहेगा x+y। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ये ब्लू कलर को शो करता है। किसको शो करेगा? ब्लू कलर को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन रहेगा ये सॉल्यूशन जो रहेगा ये ब्लू कलर शो करेगा। अब आप बोलोगे सर इस रिएक्शन का काम क्या है? इस रिएक्शन के ऊपर एक एमसीक्यू बनता है। उस एमसीक्यू में ये पूछते हैं कि सपोज हमने मैग्नीशियम+2 को किसी अमोनिया के सॉल्यूशन में ऐड किया। इनका कहना ऐसा होता है कि सपोज हमने किसी Mg+2 को अमोनिया के सॉल्यूशन में ऐड किया तो ये ऐड करने के बाद वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सा कलर शो करेगा? ये कौन सा कलर शो करेगा? ब्लू कलर शो करेगा। अब आपको ये पूछा जाएगा ये ब्लू कलर किसके वजह से होगा? दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि कभी-कभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन डाउट आता है कि सर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस Mg+2 को अमोनिया के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो कलर कौन सा शो करेगा। दूसरी बात ये जो कलर शो किया है वो Mg+2 के वजह से रहेगा या इलेक्ट्रॉन के वजह से रहेगा? तो कलर जो रहेगा वो Mg+2 के वजह से नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन के वजह से रहेगा। ठीक है? ओके, ठीक है। यस, दिया दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है वो सही है, ठीक है। तो दोनों के पास इसके पास a मोल रहेंगे, इसके पास भी a मोल रहेंगे। सपोज सेम है तो सपोज देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के पास सेम है तो इसको मैंने a बोला, इसको भी मैंने a बोला तो क्या होगा? a प्लस a इक्वल्स टू y। क्या होगा? a प्लस a इक्वल्स टू y। क्लियर है? तो क्या होगा? a प्लस a इक्वल्स टू y। तो इन दो इलेक्ट्रॉन के पास y मोल ऑफ अमोनिया रहेगा। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास y मोल ऑफ अमोनिया होगा।
तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, कंडीशन विल बी सेम, ठीक है, कंडीशन विल बी सेम। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द सेम नंबर हियर, और इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नंबर को यूज किया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में से एक केमिकल रिएक्शन बाकी था अमोनिया वाला, वो केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे पूरा कर लिया है। इफ समझा है तो हैंड रेज करना है, नहीं समझा है जो भी मन के अंदर डाउट्स है वो चैट बॉक्स में लिख दो। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सही में समझा है तो ही हैंड रेज करना है, और समझा है तो हैंड रेज करने में डरना नहीं है, ठीक है, बी फ्रैंक। सेम रिएक्शन एस ब्लॉक में आपने पढ़ा था, सेम रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ा था, फर्क था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन था। 20 लोगों ने भी हाथ ऊपर नहीं किया अभी तक। ओके, मैंने तो क्वेश्चन बोला था वो रिपीट करना है। देखो देवश, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि मैग्नीशियम को अमोनिया के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो कौन सा कलर शो करेगा, पहला क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा कलर शो, और करेगा तो कौन सा क्वेश्चन, मतलब ठीक है। दूसरी बात, ये जो ब्लू कलर शो करेगा वो किसके वजह से, Mg+2 के वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। महावीर, आपने पूछा है 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिए, इसका रीजन ऐसा है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास टोटल कितने मोल है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मोल के पास 8 अमोनिया है, इस इलेक्ट्रॉन के पास 8 मोल ऑफ अमोनिया है। तो मुझे बताओ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कितने मोल्स ऑफ अमोनिया रहेंगे। इस मोल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन के पास 8 मोल्स ऑफ अमोनिया है, इस इलेक्ट्रॉन्स के पास 8 मोल्स ऑफ अमोनिया है। महावीर, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास टोटल कितने अमोनिया रहेंगे, कितने अमोनिया रहेंगे, 16। सो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास 16 अमोनिया रहेंगे। सेम यहाँ पे लिखा है, इसके पास A मोल्स है, इसके पास A मोल्स है, इनको कंबाइन करेंगे तो Y बनेगा, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास Y है। दूसरी बात, महावीर, आपने ये पूछा था 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, इसका रीजन ऐसा है क्योंकि Mg जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये सॉल्वेंट में जाएगा, जब ये सॉल्वेंट में जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट अमोनिया है, और जब ये सॉल्वेंट में जाएगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में Mg होता है, एक्वस स्टेट में इसके पास 2 ऑप्शन है, Mg+1 और Mg+2, लेकिन Mg+1 जो रहेगा ये अनस्टेबल है, Mg+2 जो रहेगा वो अनस्टेबल है, और Mg+1 अनस्टेबल है, और Mg+2 जो रहेगा वो स्टेबल है, और इसीलिए Mg+1 में नहीं जाएगा, वो +2 में जाएगा, और जब वो +2 में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यस, ये जो नंबर्स लिखे हैं मैंने 10, 8 और 8 ये सपोज किए हैं। रियल में यहाँ पे हमने x लिया है क्योंकि हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, इसके लिए मैंने A कंसीडर किया है, इसके लिए मैंने A कंसीडर किया है, और दोनों को कंबाइन करके Y किया है, ठीक है महावीर। तो दीज नंबर आर सपोज्ड नंबर, इनको सपोज किया है मैंने, ठीक है। नाउ डाउट्स क्लियर, और कोई डाउट है तो पूछिए। अफजल मरकानी, यू कैन ऑल्सो आस्क डाउट, आप भी डाउट पूछ सकते हो अफजल, ठीक है बेटा, आप भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराने का नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया वाला टॉपिक खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ अमोनिया के टॉपिक्स में जो भी डाउट्स आपको थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो रिएक्शन विद अमोनिया को यहीं पे खत्म करते हैं।
ओके, नेक्स्ट वाला जो है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है यहाँ पे दो बातें होती है, ठीक है। पहली बात, कॉम्प्लेक्स में एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। कौन रहेगा? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और डोनर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स में डोनर जो होता है, इस डोनर को हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। और एक्सेप्टर को हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। तो जो डोनर रहेगा उसको लिगेंड बोलेंगे और जो एक्सेप्टर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटल। तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मेटल और लिगेंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वहां से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के टाइम पे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं मेटल को और बाद में हम लिखते हैं लिगेंड्स को। n का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, हमको नहीं पता। नंबर ऑफ लिगेंड्स हमको नहीं पता, ये डिटेल में आएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नाम के चैप्टर में डिटेल में आएगा। अब हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा और किस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, ठीक है। तो एक होता है लिगेंड, दूसरा होता है मेटल। अब एक मेटल लिगेंड्स के साथ, एक मेटल लिगेंड्स के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है? जितने भी लिगेंड उसके पास है वो उन लिगेंड्स के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है, उस नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस मेटल ने बनाए हैं लिगेंड के साथ। एग्जांपल के लिए मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे Fe+2 है, Fe+2 है और यहाँ पे मेरे पास Cn- है। अब ये जो Cn- है इसमें एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक Cn- एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक Cn- एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिगेंड होता है वो नॉर्मली एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जो Cn है ये लिगेंड का काम करेगा, Fe जो रहेगा ये मेटल का काम करेगा। अब ये Cn जब Fe के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया FeCN/6। कितना बनाया? FeCN/6। एक साइनाइड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे टोटल 6 साइनाइड है। तो आप मुझे बताओ इस Fe ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे? इस Fe ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए होंगे? एक साइनाइड एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 6 साइनाइड है, इसका मतलब Fe जो रहेगा वो 6 साइनाइड के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा। देवर्स 3 कैसे? देवर्स 3 कैसे? एक Fe एक Cn के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो 6 Cn के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा, सही है ना। एक के साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा। तो जब यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाएगा तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को भी शॉर्ट में Cn लिखते हैं और साइनाइड को भी Cn लिखते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे Cn का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6 रहेगा। दूसरी बात स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले हमने मेटल को लिखा, फिर हमने लिगेंड्स को लिखा और लिगेंड्स का क्वांटिटी 6 है।
अब मुझे बताओ यहाँ पे Fe के ऊपर चार्ज कितना था, +2, 1 Cm के ऊपर -1 है, 6 Cm के ऊपर -6 रहेगा, +2 -6 ओवरऑल चार्ज रहेगा -2। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स रहेगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और वैलेंसी का कोई रिलेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और वैलेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मल बॉन्ड में ऐसा होता है जितना वैलेंसी रहेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने भी बना सकते हैं। मिनिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं 2 और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं 6। तो मिनिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं 2 और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रहेंगे 6। और यहाँ पे आयरन ने 6 बॉन्ड बनाए, ठीक है। Fe के ऊपर +2, Cn के ऊपर -6, तो ओवरऑल चार्ज रहेगा -4। सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया है Mg+2 और यहाँ पे यूज किया है OH-। तो मुझे बताओ ये Mg+2 मेटल का काम करेगा या लिगेंड का काम करेगा? ये Mg+2 मेटल का काम करेगा या लिगेंड का काम करेगा? ये Mg+2 मेटल का काम करेगा या लिगेंड का? जो डोनर होता है वो लिगेंड, और डोनर होने के लिए इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, डोनर होने के लिए इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये काम करेगा मेटल का, और OH जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रीच है तो ये काम करेगा लिगेंड का। तो Mg+2 जो रहेगा वो मेटल है और OH- जो रहेगा वो लिगेंड है, ठीक है। अब मैंने बोला ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक OH जो रहेगा वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे मुझे मिला MgOH/4। तो आप मुझे बताइए इसमें Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? इसमें Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? What will be the coordination number of Mg? What will be the coordination number of Mg? What will be the coordination number of Mg? Here coordination number of Mg will be 4। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे Mg के ऊपर का जो चार्ज है वो +2 है, एक OH के ऊपर -1 है, तो यहाँ पे जो OH है उसका ओवरऑल चार्ज रहेगा -4, +2 और -4 लिखेंगे तो ये -2 बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को बनाया है। कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर 6 हो सकता है, 2 से लेकर 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स है, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। और जिनका पीरियड नंबर ग्रेटर देन 2 है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है वो मैक्सिमम नंबर लिखा है। तो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 6 तक हो सकता है, 6 तक हो सकता है, ठीक है। तेवस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये जो मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड को गेन करना पसंद करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे जो Mg है ये पीरियड नंबर 2 का है या पीरियड नंबर 3 का है? Mg जो है वो पीरियड नंबर 2 का है या पीरियड नंबर 3 का है? पीरियड नंबर 3 का। तो Mg जो है ये पीरियड नंबर 3 में आता है। पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है बेरिलियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है स्ट्रोंटियम और लास्ट में आता है बेरियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड नंबर देख सकते हैं, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पीरियड नंबर जो रहेगा वो 3 रहेगा। अब मुझे बताओ इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है?
Mg का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है? तो इसका पीरियड नंबर 3 है, इसका पीरियड नंबर 3 है, और जब पीरियड नंबर 3 रहेगा तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 6 रहेगा। इसका मतलब ये ऐसे बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है MgOH/4, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4, या तो वो ऐसे बना सकता है MgOH/6, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 6 रहेगा। ठीक है, तो Mg कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला भी बना सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला भी बना सकता है। इसके पास दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसके पास दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसके ऊपर जो चार्ज आया था वो -4, तो आप मुझे बताओ इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? इस मॉलिक्यूल के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना आएगा? कितना आएगा? -4। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज देखो, इसका चार्ज +2 है, इसका चार्ज -6 है, तो ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो -4 आएगा। ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो -4 आएगा। ठीक है, लेकिन सपोज देखो, तो ये 4 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है Mg इन ब्रैकेट Cn/8, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा? इसका ओवरऑल चार्ज रहेगा +2 -8 -6, बट ये पीरियड नंबर 2 से जब ज्यादा होता है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ MgOH/5, then what will be overall charge? पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है? ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है? जिनको लगता है पॉसिबल है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको लगता है ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, ओके, मतलब 4 लोगों को ही लगता है कि ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है, इज इट? 4 लोगों को ही लगता है कि ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है, बाकी किसी को लगता नहीं कि मॉलिक्यूल पॉसिबल है। ओके, मैंने बोला था मैक्सिमम है 6 है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इसका कितना है? यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 है, तो वो 2 और 6 के बीच में है, ये 2 और 6 के बीच में है। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके ऊपर चार्ज +2 है, ये -5 है, तो ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो -3 बन जाएगा। ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो -3 बन जाएगा। ग्रेसी, ये 4 इसीलिए आया क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाया है इसने। जब ये 4 OH के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 आएगा, जब 6 OH के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा तो 6 आएगा, जब 8 OH के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 8 आएगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, ओके। नाउ मैं यहां पे लिखता हूं BeOH/6। पहली बात, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कौन सा आएगा? पहली बात, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? यहां पे हम देखेंगे तो बेरिलियम के ऊपर चार्ज आता है +2, 8 OH के ऊपर -1, 6 OH के ऊपर -6, 6 OH के ऊपर -6, ओवरऑल चार्ज विल बी -4। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है? ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा?
ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो बेरिलियम है इसका पीरियड नंबर 2 आता है, और जिसका पीरियड नंबर 2 आता है उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 4 रहेगा, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये Cn वाला पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसका पीरियड नंबर 3 है जो 2 से ज्यादा है, लेकिन इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, और यहाँ पे बॉन्ड 8 बनाए हैं, और इसीलिए ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ Be इन ब्रैकेट OH/4 ओवरऑल चार्ज -2, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी पॉसिबल और नॉट? दिस मॉलिक्यूल विल बी पॉसिबल और नॉट? ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा ये कैसा रहेगा? पॉसिबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम का पीरियड नंबर 2 है और उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये जितने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो ये पॉसिबल रहेगा। सपोज मैंने लिखा Be इन ब्रैकेट Cn/4, क्या ये वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल है? Be Cn/4 मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा? यस और नो? यस और नो? एक Cn एक बॉन्ड बनाता है, 4 Cn 4 बॉन्ड बनाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 4 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दूसरा बताया कॉम्प्लेक्स बनाने में डोनर और लिगेंड होते हैं, डोनर और एक्सेप्टर होते हैं, तीसरी बात मैंने बताया था कि लिगेंड और मेटल किसको कहते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि इसको लिखेंगे कैसे स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले मेटल को लिखेंगे फिर लिगेंड को लिखेंगे लास्ट। उसके बाद मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर को पता कैसे करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में मैंने एग्जांपल बताया, पॉइंट नंबर 7 में मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया, और पॉइंट नंबर 8 में मैंने बेरिलियम का एग्जांपल दिया। तो 1 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, 2 डोनर एक्सेप्टर क्या होते हैं, लिगेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, Mg वाले एग्जांपल और बेरिलियम वाले एग्जांपल। इनमें से जो समझा है वो, जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो पॉइंट नंबर लिखेंगे कि कौन सा पॉइंट नंबर नहीं समझा। मॉलिक्यूल क्यों पॉसिबल है और क्यों नहीं है? ग्रेसी, पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स रहेंगे, ग्रेसी पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। यहाँ पे ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है और उसने 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए ये अनस्टेबल है। इसने 4 ही बॉन्ड बनाए इसलिए ये स्टेबल है। जिनका पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है, जिस मेटल का पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, ये मैक्सिमम 6 से कम है तो पॉसिबल है, मैक्सिमम 6 है पॉसिबल है, ये 6 से ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं और इसीलिए ये वाला अनस्टेबल है। ठीक है, पीरियड नंबर 2 से ज्यादा वाले सभी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। एक बार फिर से जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे। रिपीट अगेन, जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओनली 18, बस 20 लोग ही। अरे नहीं समझा तो नंबर तो लिखो, डाउट तो पूछो, कौन सा डाउट है करके। ओके चलो, यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कौन कितने बॉन्ड बना सकता है।
कौन कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल सकते हो, बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देवर्स गुड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहां पे जो मॉलिक्यूल दिया है उस मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज कितना है, पहला क्वेश्चन, ओवरऑल चार्ज कितना है। दूसरा क्वेश्चन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दूसरा क्वेश्चन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। और तीसरा क्वेश्चन दैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए आपको तीन ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है महावीर देवर्ष, पहली बात चार्ज कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें अभी के लिए आपको इतने ही टाइप के क्वेश्चंस इस लेवल के ऊपर पूछे जाएंगे। ठीक है देवर्ष एंड महावीर। अब जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ तो दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। है तो बहुत सारे, लेकिन दो के नाम अभी बताऊंगा मैं, दो के नाम। उनमें से पहला जो कॉम्प्लेक्स आता है वो आता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HB बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में होता है। हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी कम होगा तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका रीजन ऐसा है, ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसमें यहाँ पे जो मेटल होता है वो होता है आयरन। कौन सा होता है, आयरन के फॉर्म में। लेकिन इसी प्रकार का दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। डू यू नो क्लोरोफिल, डू यू नो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है जिसके वजह से प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर को शो करते हैं, इन क्लोरोफिल जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम हीमोग्लोबिन को भी पढ़ेंगे, क्लोरोफिल को भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनकेस आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें पूछ लिया तो आप एक बार लिख सकते हो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर Fe प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे आयरन मेटल है और ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है, ग्रीन कलर शो करता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आता है। कौन से काम आता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो रेगुलर लाइफ वाले यहाँ पे एग्जांपल्स है। इन दोनों मॉलिक्यूल में Fe और आयरन जो है इनका पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है। इसका मतलब ये मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्लोरोफिल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और हीमोग्लोबिन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। क्लोरोफिल ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, सॉरी प्लांट्स में होता है, और हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो ह्यूमंस के ब्लड में होता है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑक्सी एसिड की तरफ। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सी एसिड की तरफ। जिनको ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन पता है या जिसको ऑक्सी एसिड का मतलब पता है वो हैंड रेज करेंगे। जिनको ऑक्सी एसिड का मतलब पता है वो हैंड रेज करेंगे। ओके, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो रहेगा वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इधर कौन अटैच्ड है वो नहीं देखना है। एसिड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसको कहते हैं ऑक्सी एसिड।
एसिड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच्ड है उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। ठीक है, ओके। अब मैंने पूछा, यहां पे मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया जो है उसमें हाइड्रोजन जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लिया कि ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या मैं इस अमोनिया को ऑक्सी एसिड बोल सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऑक्सी एसिड का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होना चाहिए, यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये ऑक्सी एसिड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल यहां लेता हूं मैं, यहां लिया मैंने H2SO4 और H2SO4 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो ये रहेगा O अटैच्ड टू S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू OH। तो ये जो हमारा H2SO4 है इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज वन एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को अटैच्ड है और दोनों के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है H2CO3, ऑक्सी एसिड है कि नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है H अटैच्ड टू O, C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू H। यहाँ पे ये जो एसिड है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम लोग ऑक्सी एसिड बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ HNO3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं HNO3, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है H अटैच्ड टू O अटैच्ड टू N डबल बॉन्ड O माइनस N+1। इसमें भी हम देखेंगे तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच्ड है, इसका मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं ऑक्सी एसिड। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सी एसिड। और जब भी कोई एसिड H+ आयन लूज करता है तो उसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ एसिड। तो जब भी कोई ऑक्सी एसिड H+ आयन रिलीज करेगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड, सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। यहाँ पे हमारे पास है H2SO4, ये जब दोनों के दोनों H+ आयन लूज करेगा तो ये बन जाएगा SO4-2। तो क्या मैं SO4-2 को बोल सकता हूँ सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड? हम इसको बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। और इस सॉल्ट को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है Mg+2। कौन स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है? Mg+2। तो ये बन जाएगा MgSO4। तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ H2SO4। ठीक है। सपोज हम यहाँ पे यूज करेंगे कैल्शियम+2, तो ये बन जाएगा CaSO4। इन दोनों को हम कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ HNO3। क्या यूज करता हूँ? HNO3। और यहाँ पे जो HNO3 है इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है और जब ये एक एसिडिक हाइड्रोजन लूज करेगा तो ये बन जाएगा NO3-1। क्या बन जाएगा? NO3-1। और इस NO3-1 को स्टेबलाइज करने का काम करेगा Na+, तो ये बन जाएगा NaNO3। क्या बनेगा? NaNO3। और इसको हम बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। जिनको सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे।
जिनको सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। कब Na लेना है, कब Mg लेना है, ये कैसे पता चलेगा? देखो इसके ऊपर -2 चार्ज था तो मैंने +2 ले लिया ताकि इनका रेशो 1:1 लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखो मेरे पास SO4 -2 है, मैं यहाँ पे Na+ भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा Na2SO4। जस्ट हमको उनका बैलेंस देखना पड़ेगा, +2 और -2, +2 और -2। ठीक है, क्लियर है? जिनको ऑक्सी एसिड क्या है वो समझ में आया होगा, उनको सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड समझ में आएगा। जिनको ऑक्सी एसिड समझ में आया होगा उनको ही सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड समझ में आया होगा। जिनको ऑक्सी एसिड नहीं पता है, ओके, तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? सॉल्ट तब बनता है जब वो H+ आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, चलो महावीर आपका डाउट सॉल्व करता हूं मैं। देखो अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे SO4 -2 है और मेरे पास यहाँ पे Mg+2 है, तो आप मुझे बताओ हमको इन दोनों का रेशो क्या यूज करना पड़ेगा? इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर +2 है, तो इसका 1 मोल इसको स्टेबलाइज कर सकता है, इसका 1 मोल जो रहेगा इसको स्टेबलाइज कर सकता है, और जब इसका ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो ये बन जाएगा MgSO4। क्या बन जाएगा? MgSO4। सपोज मैंने यहां लिया SO4 -2 को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया है Na+, तो इसके ऊपर चार्ज -2 है और इसके ऊपर चार्ज +1 है। इसका मतलब इस -2 को स्टेबलाइज करने के लिए +1 के 2 मोल यूज करने होंगे। महावीर यहाँ पे SO4 -2 को स्टेबलाइज करने के लिए Na+ के 2 मोल्स यूज करने होंगे, क्योंकि +1 +1 +2 हो जाएगा और ये -2 है, so this is converted into Na2SO4। क्लियर? दोनों पॉसिबल, दोनों है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमको किसके बारे में पूछा हुआ है। पॉसिबल तो दोनों है। ठीक है, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है NO3 -1 और यहाँ पे मैंने लिया है Na+1, तो बना के बताओ क्या होगा? यहाँ पे है NO3 -1, यहाँ पे है Na+1, तो बना के दिखाओ क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? +1 -1 है तो इट इज NaNO3। सपोज मैंने बोला मेरे पास मेरे पास है NO3 -1 और यहाँ पे मैंने यूज किया है Mg+2, तो बना के दिखाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्रेसी Na2 नहीं आएगा बेटा, इसमें Na के ऊपर +1 है, यहाँ पे -1 है, +1 -1 न्यूट्रल हो जाएगा, तो इनका रेशियो 1:1 होगा। ओके, अब Mg के ऊपर +2 है और यहाँ पे -1 है, तो +2 को स्टेबलाइज करने के लिए -1 के 2 मोल यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा Mg इन ब्रैकेट NO3/2। क्या बनेगा? Mg इन ब्रैकेट NO3/2। अभी क्लियर है? अब जिनको नहीं समझा था अब एक बार फिर से बता दो। अब क्लियर है? जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस बार मिनिमम 20 लोग तो हाथ ऊपर करेंगे, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, यस, क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज को बैलेंस करना है। बस 18 लोग, ओनली 18। अरे 2 लोग और चाहिए थे जिनको समझा है। ओके, मतलब मैक्सिमम 18 लोगों को ही समझा है। ठीक है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं समझा, कोई बात नहीं। ठीक है, 18 को समझा, दैट्स ओके। ठीक है, तो क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, चार्ज बैलेंस करना होगा। अब देखो ट्राइसेट
आधे लोग तो चले गए, टाइम हो गया 1 घंटा, इसलिए 1 आवर हो गया, चले गए, कोई बात नहीं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड और मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ये एस ब्लॉक में भी आता है, पी ब्लॉक में भी आता है, पूरा पी ब्लॉक बाकी है, तब ये काम आएगा। हाँ तब बताऊंगा वो या नहीं बताऊंगा मेरे ऊपर डिपेंड है, लेकिन तब फिर से बताऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये नहीं मानना है कि ये 11th है, 12th में कुछ काम नहीं है, 12th में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं, दैट इज ऑक्सी एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सी एसिड किसके किसके पॉसिबल है, हम ग्रुप नंबर 2 को देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 को देख रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी कितना है, हम ग्रुप नंबर 2 को देख रहे हैं ना, ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे SO4 - 2 के साथ Mg+2 का रिएक्शन करता हूं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MgSO4। सही है, सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ CO3 - 2 के साथ रिएक्शन करता हूँ Mg+2 का, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा MgCO3। क्या मिलेगा, MgCO3। और सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया है NO3 - 1 और इसका रिएक्शन किया है Mg+2 के साथ, तो MgNO3/2। क्या ये तीनों क्लियर है, ये तीनों क्लियर है तो हैंड रेस कीजिए, तीनों क्लियर है, यस तो हैंड रेस कीजिए। ठीक है, ओके चलिए गुड। अब यहाँ पे जब हम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट ले रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, इफ हम ग्रुप नंबर 2 के लिए हम M को यूज करते हैं, M, तो SO4 के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा, MSO4। क्या बनेगा, MSO4। सपोज हम कार्बोनेट के साथ ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा MCO3। सपोज हम यहाँ पे M यूज करेंगे तो ये बन जाएगा MnO3/2। सही या गलत, सही या गलत। सपोज हम यहाँ पे यूज करते हैं M, तो ये बन जाएगा MOH/2 ऐसे। ठीक है, तो ये 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, MgOH/2, MSO4, MCO3, MnO3/2। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से M हाइड्रोक्साइड, SO4 और CO3, इन तीनों का स्टेबिलिटी increases from beryllium to barium। Stability increases from beryllium to barium। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी increases up to calcium, stability increases up to calcium, then decreases, ठीक है। अब मैंने आपको क्यों बताया, ये वाला जो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है, ये नीट और जेडबल के हिसाब से काम में आएंगे, बोर्ड में तो इनका काम नहीं आएगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी के ऊपर। सपोज उन्होंने दे दिया कि स्टेबिलिटी पूछा है, ग्रुप नंबर 2 के किसी 2-4 एलिमेंट के नाम दे दिए, वो SO4 के फॉर्म में दे दिए और पूछा कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया मेरे पास प्रेजेंट है MgSO4 और यहाँ पे मेरे पास है CaSO4 और उन्होंने पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। क्वेश्चन क्या पूछा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। एक बार पॉइंट जो मैंने लिखे उसको अच्छे से देख लो। वैष्णविया
एक बार अच्छे से देख लो। ओके ठीक है। SO4 में क्या लिखा हुआ है, बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो जब बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हैं तो पहले मैग्नीशियम आता है फिर कैल्शियम आता है, तो CaSO4 का स्टेबिलिटी जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड। देखो मेरा काम ये था ऑक्सी एसिड में ट्रेंड्स ये होता है इतना बताना, 5 मिनट का काम था कि ऑक्सी एसिड में स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये होता है। कोई जरूरत नहीं थी मुझे ये बताने की कि ऑक्सी एसिड क्या होता है, उसका सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा। मैं आपको बोल सकता था ये इसका ऐसा ही होता है, रट्टा मार लो, बोल दिया रहता मैंने, इसका फार्मूला ऐसे ही बनता है, रट्टा मार दो, दूसरा ऑप्शन नहीं है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया ऑक्सी एसिड क्या है, उसका सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट का फार्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को सॉल्ट के फार्मूले में भी प्रॉब्लम था कि फार्मूला बनेगा कैसे। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, इतना बता दिया, ये लिख दिया, 5 मिनट में खत्म कर दिया, ठीक है। तो आपको इसको यूज करना है बस तब, ठीक है। Yes, they asked about magnesium SO4 and CaSO4. Then stability of CaSO4 will be more. देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, हम इधर जाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखा गया है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। तो बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा देवर्स। और पहले आता है मैग्नीशियम फिर आता है कैल्शियम। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम का स्टेबिलिटी ज्यादा SO4 के फॉर्म में, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कैल्शियम का स्टेबिलिटी ज्यादा, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम में से स्ट्रोंटियम का स्टेबिलिटी ज्यादा, स्ट्रोंटियम और बेरियम में से बेरिलियम का स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे देवर्स, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑक्सी एसिड वाले टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। दोस्त हु वांट टू लीव 1 घंटे के बाद जा चुके हैं, जिनको थोड़ा पढ़ने का इच्छा है वो रुके हुए हैं, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है। ओके महावीर ये भी हो जाएगा क्लियर, वेट करो कुछ देर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज कहां पे होता है। तो पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेरिलियम के बारे में, कि बेरिलियम जो रहेगा उसको कहां-कहां पे यूज किया जाएगा, बेरिलियम जो रहेगा उसको कहां-कहां पे यूज किया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो बेरिलियम जो है उसको यूज किया जाता है एलॉयज को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? एलॉयज। तो इसका पहला जो यूज रहेगा वो रहेगा एलॉयज बनाने के लिए, ठीक है। एलॉयज क्यों बनाते हैं? एलॉयज क्यों बनाते हैं? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को मिक्स किया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी को वो अच्छे से बना सके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एलॉय बनाने के लिए। दूसरा, एक्सरे ट्यूब का विंडो बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक्सरे ट्यूब का विंडो मतलब सपोज हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है, दिस इज एक्सरे ट्यूब।
जिसमें से एक्स रेडिएशन बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्स रे ट्यूब, यहां से एक्स रे बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां पे दिस इज द सोर्स ऑफ एक्स रे, दिस इज द सोर्स ऑफ एक्स रे, और ये जो एक्स रे है वो पास करना है हमको, उसको क्या करना है, पास करना है, ठीक है। क्या करना है, पास करना है। और यहाँ पे हमारा रखा हुआ है टारगेट, क्या रखा हुआ है, टारगेट। टारगेट का मतलब होता है जिसके ऊपर एक्सरे को इमिट करना है। तो यहाँ से जो एक्सरे जाएगा और इस टारगेट के ऊपर हिट करेगा, तो इसके जाने के लिए जो विंडो बनाना है, यहाँ पे एक विंडो, उस मतलब यहाँ से रेडिएशन को यहाँ तक पहुंचाने का जो पाथ है, जो विंडो है, ये विंडो बनाने के लिए हम बेरिलियम को यूज करते हैं। तो दो यूज आते हैं, पहला आता है एलॉयज बनाने के लिए, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एक्सरे ट्यूब का विंडो बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरा जो एलिमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का यूज तो बहुत ज्यादा करते हैं, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहला यूज तो कॉमन है एलॉयज बनाने के लिए, तो एलॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं। मैग्नीशियम जो है ये लाइटर होता है, लाइट वेटेड होता है, और ये लाइट वेटेड होने की वजह से हमको लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं। इफ हमको लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, तो लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। क्या करते हैं, लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, लाइट वेटेड इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है। सपोज हमको व्हीकल का इंजन बनाना है, सपोज हमको व्हीकल का इंजन बनाना है, तो जो इंजन हम बनाएंगे इतना तो कंफर्म है कि वो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हम गाड़ी में व्हीकल का इंजन जो है, व्हीकल में वो व्हीकल का इंजन भारी रहेगा तो अच्छा रहेगा या लाइट वेटेड होगा तो अच्छा रहेगा? व्हीकल का इंजन लाइट वेटेड रहेगा तो अच्छा रहेगा या हेवी वेटेड? लाइट वेटेड, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है ये लाइट वेटेड होता है, और इसीलिए व्हीकल के इंजन बनाने के लिए इस मैग्नीशियम को यूज किया जाता है। पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग, और दूसरी बात ये लाइट वेटेड होता है, और इसीलिए इंजन बनाने के लिए इसको यूज करेंगे। जो वेइंग मशीन है, कुछ हाथ में पकड़ के वेइंग मशीन, हाथ में पकड़ते वेइंग मशीन को, अब हाथ में पकड़ के वेइंग हम वेट हमको करना है, तो ऐसे टाइम पे हम जो वेट का मशीन, वेइंग मशीन यूज करेंगे वो लाइटर होना चाहिए। इसलिए जो वेट मशीन है उस वेट मशीन को बनाने के लिए भी मैग्नीशियम को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस मैग्नीशियम को यूज किया जाता है फ्लैश पाउडर में। अब बोलोगे फ्लैश पाउडर क्या है, आप बोलोगे फ्लैश पाउडर क्या है? तो ये जो फ्लैश पाउडर होता है, ये फ्लैश पाउडर आप बहुत सारे मूवीज में देखते हो, मूवीज में दिखाते हैं, सीरियल्स में भी दिखाते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कोई सिग्नल हमको भेजना है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गए हैं, और वो दूर से हम दिखाई नहीं देते हैं और उनको सिग्नल भेजना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली ये रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज किया जाता है। तो उनके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उसका वो नॉब ओपन करके ऐसा ऊपर छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद क्या होता है, वहां से फ्लैश स्मोक बाहर निकलता है। तो वो स्मोक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश पाउडर। तो फ्लैश पाउडर जो होता है, इट इज अ पाउडर जो बाहर निकलने के बाद फ्लैश प्रोड्यूस करता है, और ये फ्लैश प्रोड्यूस करने से हम जो दूर, बहुत दूर कोई खड़ा है, वहां तक हमको सिग्नल भेजना है, तो वो सिग्नल भेजने के लिए ये फ्लैश पाउडर जो रहेगा वो काम में आता है। तो फ्लैश पाउडर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद इस मैग्नीशियम को यूज किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये बनाने के लिए मैग्नीशियम को यूज किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX। R is an alkyl group,
X is a halogen and Mg is a magnesium। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए भी हम मैग्नीशियम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट बनाने के लिए भी हम मैग्नीशियम को यूज करेंगे। एक्चुअली टूथपेस्ट बनाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। अब बोलेंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज करेंगे? उसका रीजन ऐसा है, हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये एसिडिक मीडियम बनाता है। तो हमने जो फूड खाया है उसमें से कोई सॉल्ट दांतों के बीच में लटक गया है, और जैसे हम पानी को पिएंगे तो पानी के साथ ये सॉल्ट रिएक्शन करेगा और एसिड बनाएगा, और ये एसिडिक मीडियम जो रहेगा वो दांतों को खराब करता है। तो उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे बेस को यूज करते हैं, और ये जो बेस होता है ये होता है MgOH/2। तो यहाँ पे जो बेस रहेगा वो रहेगा MgOH/2। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो MgOH/2 का जो सस्पेंशन होता है, MgOH/2 का जो सस्पेंशन होता है उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसको हम कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसको एंटा एसिड या तो इसको एंटी एसिड कहा जाता है। एंटी एसिड का मतलब होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बेस, और इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटी एसिड या तो एंटा एसिड करके यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। मैंने 11th में आपको बताया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और कौन से वीक बेस होते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है वो आपको अच्छे से पता है। नहीं पता तो पुरानी कॉपी को एक बार खोल के देख लेना है, पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो आता है वो आता है रेडियम। और रेडियम जो है वो कैंसर के खिलाफ कीमोथेरेपी करने के काम आता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे रेडियम को यूज किया जाता है। तो बेरिलियम में 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पे एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज का सेशन यहीं पे खत्म कर दो।